नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जियो स्टडी में। और आज मैं आपके लिए इग्नू के कोर्स MGG 005 क्लाइमेटोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस लेके आई हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इग्नू का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं MGG 005 का, और टिप्स एंड टेकअवे। साथ ही मैं दिसंबर 2024 और 2025 जून का पेपर लेके आई हूँ। हम उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं और किस प्रकार का पेपर का पैटर्न था। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले टिप्स एंड टेकअवेज। तो आपको अपना आंसर क्रिस्प रखना है। कोई एक्स्ट्रा शीट आपको नहीं मिलेगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 24 शीट्स में अपना पेपर कंप्लीट करना है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे डायग्राम और टेबल बनाइए। और क्लाइमेटोलॉजी में आप काफ़ी डायग्राम्स बना सकते हैं। उसके द्वारा काफ़ी चीज़ों को आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। डोंट राइट मोर देन इट इज़ आस्क्ड। जो पूछा है वही लिखें, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐड एग्जाम्पल्स फॉर सपोर्टिंग योर आंसर्स। एग्जाम्पल्स को ऐड कर सकते हैं आप, और प्लान योर आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अभी हम सबसे पहले देखते हैं दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर। तो इसमें आपको पेपर 3 सेक्शंस में आया है। सबसे पहले सेक्शन ए है। सेक्शन ए में आपको 7 क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने थे। ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का था और इसकी वर्ड लिमिट 150 वर्ड्स है। सेक्शन बी के क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स के थे और 250 वर्ड्स में ये क्वेश्चंस को लिखना था। इसमें 7 क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। और सेक्शन सी में भी 7 क्वेश्चन दिए गए थे, उसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने थे। ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स का है और उसमें आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 500 वर्ड्स के अंदर आपको ईच क्वेश्चन का आंसर लिखना है। और ये है पेपर जून 2025 का, इसे भी आप देख सकते हैं। पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ओवरलैप हुए हैं, लाइक जो जून में भी 2025 में भी पूछे गए थे, दिसंबर 2024 में भी पूछे गए थे। तो आप देखिएगा, अभी एनालिसिस हम इसका करेंगे और हम जानेंगे कि कौन-कौन से क्वेश्चन का आप कैसे आंसर लिख सकते हैं, कौन-कौन मेन टॉपिक्स इसमें हैं। सबसे पहले देखते हैं दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, दिसंबर 2024 के पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर डायनेमिक क्लाइमेटोलॉजी एंड सिनॉप्टिक क्लाइमेटोलॉजी। तो आपको इसके बारे में बताना है। Dynamic climatology is a branch of climatology that explains weather and climate phenomena through the principle of physics and fluid dynamics. It focuses on the movement of air masses, atmospheric circulation, and energy exchanges within the atmosphere. The aim is to understand the mechanism behind climate processes such as jet streams, cyclonic monsoon, and global wind pattern. For example, तो डायनेमिक क्लाइमेटोलॉजी में स्टडी करते हैं हम, जैसे कि कॉरलिस फोर्स हो गया, प्रेशर ग्रेडियंट हो गया, और कैसे लाइक जो लार्ज स्केल सर्कुलेशन सिस्टम है कैसे इंटरेक्ट करते हैं। और it is highly mathematical and analytical, relying on equations of motion and thermodynamics to interpret atmospheric behavior. सिनॉप्टिक क्लाइमेटोलॉजी के बारे में जानते हैं। तो इसमें हम लाइक एम्फेसिस करते हैं डिस्क्रिप्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ वेदर सिस्टम को बेस्ड ऑन लार्ज स्केल ऑब्जर्वेशन। तो इसमें ऑब्जर्वेशंस का यूज करते हैं। वेदर मैप, चार्ट, सैटेलाइट डेटा का यूज करते हैं एनालाइज करने के लिए स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स एंड प्रेसिपिटेशन एट अ गिवन टाइम। The term synoptic means viewing together, and this approach provides a snapshot of atmospheric conditions over a wide area. Synoptic climatology is particularly useful for forecasting as it identifies recurring patterns such as cyclones, anticyclones, and frontal systems. तो ये आप इस क्वेश्चन मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एल नीनो एंड ला नीना। एल नीनो और ला नीना के बारे में आपको बताना है। दोनों अपोजिट फेजेस हैं क्लाइमेट फेनोमेना के, और इसको एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन एनसो भी कहा जाता है, which significantly influences global weather and climate pattern. सबसे पहले एल नीनो के बारे में जानते हैं। तो एल नीनो में आप देख सकते हैं वार्मिंग होती है सी सरफेस टेम्परेचर की सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में, और उसकी वजह से जो ट्रेड विंड्स हैं वो वीक हो जाती हैं, और उसकी वजह से अपवेलिंग जो होती है कोल्ड वाटर की वो रिड्यूस हो जाती है साउथ अमेरिकन कोस्ट पे। तो इसकी वजह से
सूखा आता है ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया में, हैवी रेनफॉल होता है और फ्लड्स होती है साउथ अमेरिका में, और वार्मर विंटर होता है नॉर्थ अमेरिका में। तो ये ज्यादातर ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने की वजह से होता है, और इसकी वजह से साउथ एशिया का जो मानसून है, इंडिया में भी जो मानसून आता है उसमें डिस्ट्रप्शन होती है। और उसके अलावा ला नीना उल्टा कॉन्सेप्ट है, इसमें कूलिंग होती है सी सरफेस टेम्परेचर की सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में, जिसकी वजह से ट्रेड विंड्स जो हैं वो स्ट्रेंथन होती हैं, और जो कोल्ड वाटर की अपवेलिंग है वो एनहेंस होती है साउथ अमेरिकन कोस्ट में, और इसकी वजह से फ्लड्स आते हैं ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया में, ड्रॉट आते हैं साउथ अमेरिका, और कोल्डर विंटर होते हैं नॉर्थ अमेरिका में। ये स्ट्रॉन्गर मॉनसून होता है इंडिया में, और जिसकी वजह से ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर हो जाता है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन BW एंड BS क्लाइमेट्स ऑफ कॉपन। तो कॉपन की क्लासिफिकेशन में BW और BS के बारे में हमें बताना है कि किस चीज के हैं ये। BW is for deserts, BS is for steppes climate based on aridity and vegetation. और BW के बारे में जानते हैं। इसकी डेफिनेशन है एक्सट्रीमली एरिड क्लाइमेट विद वेरी लो एनुअल रेनफॉल, यूजुअली लेस देन 250 mm, और टेम्परेचर बहुत हॉट टेम्परेचर होता है। एग्जांपल्स हैं इसके सहारा, थार, और कोल्ड डेजर्ट जैसे कि गोबी डेजर्ट। तो ये ज्यादातर रेनफॉल से रिलेटेड है। स्पार्स और एब्सेंट होती है वेजिटेशन, ओनली ज़ेरोफिटिक प्लांट सर्वाइव। ज़ेरोफिटिक होते हैं जैसे कैक्टस वगैरह हो गया, वो आएंगे इसमें। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके हाई डायर्नल टेम्परेचर रेंज, इंटेंस इवेपोरेशन एंड बैरन लैंडस्केप। तो हाई डायर्नल टेम्परेचर रेंज की दिन और रात का जो टेम्परेचर है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। इंटेंस इवेपोरेशन काफी ज्यादा होती है, और जो लैंडस्केप है वो लाइक सूखा होता है, उसमें कोई जो बंजर जमीन होती है वो हम इसमें मेंशन करेंगे। एग्जांपल में आप ये बता सकते हैं सहारा, अरेबियन डेजर्ट, एटाकामा डेजर्ट। और उसके अलावा BS है स्टेप्स क्लाइमेट। इसमें डेफिनेशन है semi-arid climate with rainfall between 250 to 500 mm annually, enough to support grassland. तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम ग्रासलैंड क्लाइमेट है, और जैसे ये 250 mm तक था तो ये 250 to 500 mm है जहाँ पे ग्रासलैंड बनती है। टेम्परेचर हॉट भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है। जो हॉट होता है उसको ट्रॉपिकल स्टेपिस कहते हैं, और टेम्परेट स्टेपिस कोल्ड के लिए। वेजिटेशन डोमिनेटेड होती है ज्यादातर ग्रासेस, श्रब्स से, और ट्रांजिशन होती है डेजर्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट से। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके मॉडरेट एरिडिटी है, सीजनल रेनफॉल, और सूटेबिलिटी फॉर पास्टोरल एक्टिविटीज, चरबाहे वगैरह काफी होते हैं इसमें। एग्जांपल्स हैं इसके ग्रेट प्लेन्स USA, सेंट्रल एशियन स्टेपेस, पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साइट एनी 4 हिस्टोरिकल एविडेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के आपको 4 हिस्टोरिकल एविडेंसेस के बारे में बताना है। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो कोई मॉडर्न फिनोमिना नहीं है, हिस्ट्री में भी काफी सारे एविडेंसेस हैं जिससे हम क्लाइमेट शिफ्ट के बारे में जान सकते हैं, जिसकी वजह से सिविलाइजेशन और इकोसिस्टम शेप हुए थे। सबसे पहले आइस एज और ग्लेशियल रिट्रीट्स। तो ये प्लेस्टोसीन आइस एज के बारे में बताया गया है, लास्टिंग अंटिल अबाउट 10,000 years ago, covered large part of Europe and North America with ice sheets. Evidences from moraines, glacial deposits, and fossil records shows massive climatic fluctuations and subsequent warming that reshape landscapes. उसके अलावा है मिडिवल वार्म पीरियड जो कि 900 to 1300 AD तक था। इसमें यूरोप एक्सपीरियंस वार्मर टेम्परेचर लीडिंग टू एग्रीकल्चर एक्सपेंशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। वाइन कल्टीवेशन स्प्रेड टू रीजन्स लाइक इंग्लैंड, एंड नॉर्थ सेटलर्स कॉलोनाइज्ड ग्रीनलैंड ड्यू टू माइल्डर कंडीशन। तो ग्रीनलैंड में काफी माइल्ड कंडीशन थी, उसकी वजह से नॉर्थ सेटलर वहां पे गए थे। लिटिल आइस एज वो है 1300 to 1850 AD की, marked by cooler temperature, advancing glaciers, and harsh winters in Europe and North America. Historical records mention frozen river like the Thames in London, crop failure and famines. तो ये जो है आइस एज वो थेम्स जो नदी थी वहां पे फ्रोजन हो गई थी, क्रॉप फेलियर हुआ था और फेमिन्स हुए थे, तो उससे हम बता सकते हैं। नेक्स्ट है डस्ट बाउल।
और ये है 1930s यूएसए। ये है severe droughts combined with poor agricultural practices led to massive dust storm across the Great Plains. This event highlighted the link between human activity, land degradation and climatic stress. तो ये आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कैसे हिस्टोरिकल एविडेंसेस हमें मिले हैं क्लाइमेट चेंज के। नेक्स्ट इज व्हाट इज मीन्ड बाय एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन इन केस ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में एडेप्टेशन और मिटिगेशन का मतलब आपको बताना है। Adaptation refers to the adjustment made by societies, communities, and ecosystems to cope with the impact of climate change. Adaptation में होता है हम एडजस्ट करते हैं और सोसाइटीज कम्युनिटी और इकोसिस्टम एडजस्ट करते हैं ताकि क्लाइमेट चेंज का जो हार्मफुल इम्पैक्ट्स हैं या जो भी इम्पैक्ट्स हैं उसको कोप किया जा सके। इट इन्वॉल्व मॉडिफाइंग प्रैक्टिसेस प्रोसेसेस structures to reduce vulnerability and enhance resilience. Examples include building flood resistant infrastructure, developing drought tolerant crops, improving water management, and creating early warning system for extreme weather events. Adaptation is essentially about living with climate change by minimizing risk and safeguarding livelihood. Next is mitigation. So, mitigation, on the other hand, focuses on reducing or preventing the causes of climate change. Mitigation होता है किसी भी चीज का जो impact है उसको reduce करने के लिए, primarily by lowering greenhouse gas emission. It aims to stabilize or reduce the concentration of carbon dioxide and other pollutants in the atmosphere. Strategies include promoting renewable energy, enhancing energy efficiency, afforestation, sustainable transport, and adopting low carbon technologies. Mitigation is about addressing the root cause of climate change to prevent further damage. तो मिटिगेशन हम एड्रेस करते हैं रूट कॉज को ताकि कोई फर्दर डैमेज उसकी वजह से ना हो सके। नेक्स्ट है मेंशन एनी 4 एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट एंड एनी 4 कंट्रोल्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। तो कोई 4 एलिमेंट आपको वेदर और क्लाइमेट के बताने हैं और उसके 4 कंट्रोल भी बताने हैं। सबसे पहले जानते हैं एलिमेंट्स के बारे में। पहला है क्लाइमेट चेंज का एलिमेंट वेदर और क्लाइमेट का एलिमेंट टेम्परेचर determines the warmth or coldness of the atmosphere and influences other elements like pressure and humidity. उसके अलावा अदर जो एलिमेंट है उसमें आता है प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, प्रेसिपिटेशन है। इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग वर्ड्स में कि कैसे ये सब वेदर और क्लाइमेट को इम्पैक्ट करते हैं, तो उसके एलिमेंट्स हैं। और उसके अलावा हम कंट्रोल्स के बारे में जानते हैं कैसे कौन कौन सी चीजें हैं जो वेदर और क्लाइमेट को कंट्रोल करती हैं। तो उसमें आप लैटिट्यूड का मेंशन कर सकते हैं कि कैसे लैटिट्यूड की वजह से सोलर रेडिएशन का एंगल चेंज होता है, इन्फ्लुएंस करता है टेम्परेचर और सीजनल वेरिएशन को। ऑल्टीट्यूड कैसे हायर एलिवेशन के एरियाज जो है वो कोल्ड टेम्परेचर को एक्सपीरियंस करते हैं, थिनर एयर होती है कंपेयर टू लोलैंड्स। डिस्टेंस फ्रॉम सी कॉन्टिनेंटलिटी फैक्टर भी बता सकते हैं आप। देन ओशन करंट्स कि कैसे वार्म और कोल्ड करंट्स मॉडिफाई करते हैं कोस्टल क्लाइमेट्स को अफेक्ट करते हैं रेनफॉल और टेम्परेचर को, तो वो मेंशन करेंगे आप। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉरियलिस फोर्स। सपोर्ट योर आंसर विद डायग्राम। कॉरियलिस फोर्स के बारे में आपको बताना है। The Coriolis force is an apparent force caused by the rotation of the earth. It acts on the moving objects such as wind, ocean currents, or airplanes, deflecting their path relative to the earth's surface. This deflection is to the right in the northern hemisphere and to the left in the southern hemisphere. तो कॉर्लिस फोर्स बेसिकली फोर्स है जो कि अर्थ की रोटेशन की वजह से लगती है, और इसमें जो फोर्स है वो जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होगा तो उसमें राइट साइड को लगेगी, और जो साउदर्न हेमिस्फेयर है उसमें जो विंड्स की मूवमेंट है वो लेफ्ट साइड को करेगी। Coriolis force does not change the speed of motion but alters its direction. It is strongest near the poles and weakest at the equator, where it becomes negligible. तो ये जो force है वो strongest है poles पे, क्योंकि poles पे काफी कम surface area होता है, जबकि negligible है ये equator पे काफी कम है ये। This force plays a crucial role in shaping global wind system, ocean currents, and the rotation of cyclones. For example, tropical cyclone rotates anti-clockwise in the northern hemisphere and clockwise in the southern hemisphere due to Coriolis force. तो जो tropical cyclones होते हैं वो anti-clockwise move करते हैं northern hemisphere में और clockwise move करते हैं southern hemisphere में।
और वो भी कॉर्लिस फोर्स का ही इम्पैक्ट है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन बी, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब आयोनोस्फेयर एंड इट्स डिफरेंट आयोनाइज्ड लेयर। आयोनोस्फेयर कौन सा पार्ट है हमारे एटमॉस्फेयर का, तो ये आप मेंशन कर सकते हैं कि ये जो है रफली स्टार्ट्स फ्रॉम 600 kilometers to 1000 kilometers above the surface. It is characterized by a high concentration of ionized particles, ions of free electrons created by solar radiation. This ionization makes the ionosphere electrically active and crucial for radio communications, satellite transmissions and navigation systems. तो ये आप बता सकते हैं कि यहाँ पे फ्री आयंस होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस होते हैं, जिसकी वजह से इस एरिया में रेडियो कम्युनिकेशन, सैटेलाइट ट्रांसमिशन और नेविगेशन सिस्टम इजी रहता है। इसकी लेयर्स के बारे में अगर हम जानेंगे तो चार लेयर है, डी, ई और F1 और F2। तो जो डी लेयर है वो सबसे लोएस्ट पार्ट पे है, यहाँ पे ये जो आपको रेड वाली दिख रही है डायग्राम में, और वीकली आयनाइज्ड एंड प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग डे टाइम ड्यू टू सोलर रेडिएशन, absorbs low frequency radio waves causing signal loss in long distance communications। उसके बाद है ई रीजन, तो वो शुरू है 90 to 150 किलोमीटर्स में, और also called the Kennelly Heaviside layer, moderately ionized and reflects medium frequency radio wave, plays a role in short and medium range radio communications। Then है F1 layer 150 to 250 किलोमीटर्स, ये एग्जिस्ट करती है ड्यूरिंग डे टाइम और मर्ज करती है F2 के साथ नाइट टाइम में, रिफ्लेक्ट करती है हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को, एडिंग लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस। F2 लेयर 250 to 400 kilometers और उसके above, also known as the Appleton layer, highly ionized and persists both day and night, most important for long distance radio transmissions as it reflects shortwave signal across continents। और its ionization level vary with day night cycle, solar activity and seasons। तो वो इस ये जो layers के functions है वो change हो जाते हैं इसकी वजह से। नेक्स्ट है एक्सप्लेन हीट बैलेंस ऑफ एटमॉस्फेयर एंड अर्थ विद डायग्राम। हीट बैलेंस आपको बताना है, तो हीट बैलेंस जो होता है वो इक्विलिब्रियम होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन और आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का। दिस बैलेंस ensure that the earth's climate remain relatively stable over time, without it the planet would either continuously heat up or cool down। तो जो भी सन से रेडिएशन आती है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है, और जो अर्थ की रेडिएशन, लाइक अर्थ भी रेडिएट करती है कुछ रेडिएशन को, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन उसे हम बोलते हैं, तो उसके बीच का बैलेंस जो है उसको हीट बैलेंस बोलते हैं। और जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है वो सन एमिट करता है शॉर्ट वेव रेडिएशन, और इसका कुछ पार्ट अर्थ के सरफेस पे पहुंचता है। About 30% of this radiation is reflected back into space by clouds। Clouds से टकरा के 30% वापस चला जाता है, और एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स भी हैं, अर्थ का सरफेस भी है तो उससे भी रिफ्लेक्ट होता है, और roughly 50% is absorbed by the earth's surface, warming land and ocean। तो 50% जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है अर्थ की सरफेस पे, और the remaining 20% is absorbed by the atmosphere and clouds। तो ये आप देख सकते हैं जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, 100% रेडिएशन आई, उसमें 47% जो है वो एब्जॉर्ब हो चुकी है ओशन और लैंड में, और बाकी जो है वो जैसे एब्जॉर्ब हो चुकी है एयर में, H2O वाटर में, ओजोन में, क्लाउड में, डस्ट में 23%, और बाकी की जो 7% है वो स्पेस में स्कैटर हो गई, और जो 17% है वो क्लाउड्स की वजह से रिफ्लेक्ट हो गई, और उसके अलावा जो 6% है वो रिफ्लेक्ट हुई सरफेस की वजह से। तो जितनी आई हैं उतनी ये सब कुछ एब्जॉर्ब होगी, कुछ रिफ्लेक्ट होगी, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। The Earth re-emits energy in form of long wave infrared radiation। तो जो अर्थ की एनर्जी है वो री-एमिट होती है लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में। A portion escapes directly into space while some is absorbed and re-radiated by greenhouse gases जैसे कि CO2, CH4, water vapor, creating the greenhouse effect
and this process keeps the Earth's average temperature suitable for life. इसका भी आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में बताया लॉन्ग वेव रेडिएशन का। तो 10% वापस चली जाती है और बाकी जो है वो लाइक एब्जॉर्ब हो जाती है ओजोन क्लाउड्स में। 6% रेडिएट हो जाती है क्लाउड से और रेडिएट होती है इन सबसे 40%। बाकी कंडक्शन और लेटेंट हीट में भी यूज होती है, तो आप भी डायग्राम भी बना सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द 3 समर टाइम एयर मासेस ओवर एशिया। समर टाइम एयर मासेस के बारे में आपको बताना है जो एशिया के ऊपर होते हैं। और एशिया एक्सपीरियंस करता है डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन ड्यू टू इट्स वास्ट साइज एंड वेरिड जियोग्राफी। ड्यूरिंग समर 3 मेजर एयर masses dominate the continent, shaping monsoon circulation and regional weather pattern. सबसे पहला है इक्वेटोरियल मैरीटाइम एयर मास ME। ओरिजिनेट होता है ये इक्वेटोरियल इंडियन ओशियन पे। वार्म, मॉइस्ट एंड अनस्टेबल है। इट ब्रिंग्स हैवी रेनफॉल टू साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, plays a crucial role in southwest monsoon, delivering abundant precipitation to India, Bangladesh, Myanmar, and parts of Southeast Asia. Responsible for tropical cyclones in Bay of Bengal and Arabian Sea during pre and post monsoon season. तो इक्वेटोरियल मैरीटाइम एयर मास जो है वो एयर मास है जिसकी वजह से मानसून भी आता है, वार्म है, मॉइस्ट है, अनस्टेबल है और इसकी वजह से साइक्लोन्स भी बनते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल एयर मास developed over the hot arid regions of Central and West Asia, including the Thar Desert and Iranian Plateau. Hot and dry, it contributes to heat waves and dry conditions in northern India and Pakistan before the monsoon set in. तो मानसून से पहले जो हीट वेव और जो गर्मी का मौसम होता है उस टाइम का एयर मास है ये, जो कि सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया में बनता है और इसमें एरियाज आते हैं थार रीजन और ईरानियन प्लेट्यू। When it interacts with moist maritime air, it can trigger intense thunderstorm and dust storm. Its dominance weakens as the monsoon advances inland. Next है tropical maritime air mass. जैसे जो मैरीटाइम एयर मास है उसमें ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो लाइक मॉइस्ट हो और उसकी वजह से जो मतलब रेनफॉल हो या प्रेसिपिटेशन हो, जबकि ये जो कॉन्टिनेंटल होते हैं इनके चांसेस है कि एरिड होंगे। ये वाला है तो ट्रॉपिकल मैरीटाइम एयर मास के बारे में जानते हैं। Originates over the warm tropical oceans surrounding Asia, such as the Arabian Sea, Bay of Bengal, and South China Sea. Moist and warm, it influences coastal regions and penetrates inland with the monsoon winds, responsible for widespread rainfall across South Asia, East Asia, and parts of southern China. It interacts with continental air mass, enhances monsoon depression and low pressure system. तो ये 3 एयर मासेस के बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द इक्वेटोरियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। इक्वेटोरियल रीजन के बारे में आपको बताना है। तो ये जो एरिया है वो लाई करता है 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में। These areas are characterized by a hot and humid climate. तो ये एरिया मोस्टली आप देख सकते हैं ये ज्यादातर लाइक ओशियन वाला एरिया है, मतलब साउथ अमेरिका और अफ्रीका को कुछ पार्ट छोड़ के। तो ये एरिया हॉट होता है, गर्मी होती है क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट होती है, और ह्यूमिड होता है क्योंकि यहाँ पे वाटर है, तो जैसे पानी गर्म होगा वैसे वो इवेपोरेट होगा और वैसे ही उसकी वजह से प्रेसिपिटेशन भी होगा। So throughout the year, with little seasonal variation, countries such as Brazil, Congo, Indonesia, Malaysia, and parts of Papua New Guinea falls within this zone. Climate characteristics हैं इसके high and uniform, averaging around 25 to 27 degrees Celsius. Rainfall heavy and evenly distributed, often exceeding 2000 mm annually. Rainfall occurs almost daily due to the convectional thunderstorms. Humidity extremely humid, often above 80%, creating a sultry environment. और seasons कोई difference नहीं है. The year is divided into wet and wetter periods. Like rainfall तो होगा ही होगा, वैसा वाला season है. Vegetation और ecology के बारे में जानते हैं. तो tropical rainforest इस area में ज़्यादातर रहते हैं. Dense forest with multiple layers, emergent canopy, understory and forest floor.
supports countless species of plants and animals. Rich biodiversity includes hardwood trees, orchids, ferns, and fauna such as jaguars, gorilla, orangatan, and countless bird species. तो काफी इकोलॉजिकली रिच एरिया है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, काफी बड़े लंबे ट्रीज होते हैं यहाँ पे, अंडर स्टोरी होते हैं, और जैसे लाइक ट्रीज जो है वो ऑर्किड्स, फर्न्स और फौना ये सब पाया जाता है. ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है यहाँ पे? तो एग्रीकल्चर इंक्लूड्स क्रॉप्स लाइक कोकोआ, कॉफी, बनाना एंड रबर. Though shifting culture cultivation is common, dense forest and heavy rainfall make large-scale mechanized farming difficult. क्योंकि काफी रेनफॉल होता है तो उसकी वजह से मिट्टी बह जाती है, उसकी वजह से मैकेनाइज्ड फार्मिंग बहुत लाइक डिफिकल्ट है. Urbanization or deforestation for timber and plantation pose major environmental challenges. नेक्स्ट है डिस्कस ब्रीफली द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन टूरिज्म. टूरिज्म पे क्लाइमेट का इम्पैक्ट आपने बताना है. तो क्लाइमेट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शेपिंग टूरिज्म पैटर्न वर्ल्ड वाइड. Tourists often choose destination based on favorable weather conditions, while extreme or unpredictable climates can discourage travel. Thus, climate directly influences the seasonality, attractiveness, and sustainability of टूरिज्म. पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है इसके? कि सीजनल टूरिज्म आता है. प्लेजेंट क्लाइमेट अट्रैक्ट्स टूरिस्ट्स ड्यूरिंग स्पेसिफिक सीजन. फॉर एग्जांपल, Mediterranean countries thrives in summer due to warm sunny weather, while hill station in India attracts visitor escaping the heat. स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी हो सकते हैं क्लाइमेट की वजह से, जैसे जो कोल्ड एरिया है वहाँ पे बर्फ की वजह से स्की वगैरह हो सकता है. ट्रॉपिकल एरिया में वाइल्ड लाइफ सफारीज हो सकती हैं ड्राई सीजन्स में, और जो बीच टूरिज्म है वो ट्रॉपिकल एरियाज में हो सकता है, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं. हेल्थ और वेलनेस टूरिज्म. माइल्ड क्लाइमेट एनकरेजेस स्पा, वेलनेस एंड रिटायरमेंट टूरिज्म एज सीन इन पार्ट्स ऑफ सदर्न यूरोप. और क्लाइमेट के नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है टूरिज्म पे? तो उसमें आपका फर्स्ट आता है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स. जैसे अगर कोई भी हरिकेन, फ्लड, हीट वेव आ गया तो उसकी वजह से टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो सकता है और कम विजिटर आएंगे उसकी वजह से. सीजनल लिमिटेशन भी है इसकी कि हार्श विंटर, मानसून रेन रिस्ट्रिक्ट एक्सेसिबिलिटी एंड रिड्यूस टूरिस्ट इनफ्लो. क्लाइमेट चेंज की वजह से जैसे मेल्टिंग ग्लेशियर्स है, राइजिंग टेम्परेचर है, कोरल ब्लीचिंग हो रही है, जिसकी वजह से हिमालयाज और ग्रेट बैरियर रीफ में टूरिज्म इम्पैक्ट हो रहा है. इकोनॉमिक लॉसेस हो सकते हैं, जैसे डेस्टिनेशंस डिपेंड करती है. क्लाइमेट सेंसिटिव टूरिज्म फेस इंस्टेबिलिटी व्हेन वेदर पैटर्न शिफ्ट. तो वेदर के पैटर्न जब शिफ्ट होते हैं तो उसकी वजह से इकोनॉमिक लॉस होता है. नेक्स्ट है व्हाट इज फॉग. एक्सप्लेन एनी टू टाइप्स ऑफ फॉग. फॉग क्या होती है? It's a suspension of tiny water droplets or ice crystals near the Earth's surface, reducing visibility to less than 1 kilometer. तो फॉग जो है वो जब लाइक आइस या वाटर के पार्टिकल काफी वाइडली स्प्रेड होते हैं एक एरिया में, जिसकी वजह से वहाँ की विजिबिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है, उसको हम फॉग कहते हैं. It forms when air near the ground cools to its dew point, causing water vapor to condense. तो जब लाइक ग्राउंड के पास की जो एयर होती है वो काफी कूल हो जाती है उसके ड्यू पॉइंट पे, तो उसकी वजह से जो वाटर वेपर है वो उसकी अपनी ही जगह पे जहाँ पे है वहीं पे कंडेंस हो जाते हैं. Fog is essentially a cloud at ground level and plays a significant role in weather, transportation and daily life. सबसे पहले है रेडिएशन फॉग. ये आप डायग्राम देख सकते हैं इसकी. इसकी फॉर्मेशन है जब क्लियर नाइट्स होती हैं विद calm winds, when the ground loses heat rapidly through radiation. तो जब ग्राउंड की हीट लाइक रिड्यूस हो जाती है क्योंकि क्लियर नाइट है, उसकी वजह से ये रेडिएशन फॉग की कंडीशंस बनती हैं. As the surface cools, the air above it also cools, reaching saturation and forming fog. तो अगर सरफेस कूल हो जाएगा तो उसके ऊपर की जो सरफेस की एयर है वो भी कूल हो जाएगी और ये सैचुरेशन पे पहुंच जाती है, जिसकी वजह से फॉग बनती है. कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या हो सकते हैं? कॉमन इन वैलीज एंड लो लाइंग एरियाज, यूजुअली फॉर्म्स लेट at night and dissipates after sunrise when the sun warms the ground. तो जब ग्राउंड लाइक गर्मी हो जाती है, जब
ऊपर से सनलाइट आती है तो ये जो फॉग है वो चली जाती है। एग्जाम्पल्स हैं इसकी, फ्रीक्वेंटली सीन इन विंटर मॉर्निंग्स इन नॉर्दर्न इंडिया एंड द मिसिसिपी वैली इन द यूएसए। तो ये आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है, अगर आपको वो प्रोसेस पता होगा तो उसको आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें ये डायग्राम भी बताई गई है। हीट रेडिएटिंग फ्रॉम द सरफेस एट नाइट cools the bottom air until it reaches saturation. Fog forms first at the surface, thickening as cool continues. ये आधी ही इंफॉर्मेशन आई है इसमें। Advection fog है next. Formation develops when warm, moist air moves horizontally over a cooler surface such as cold ocean currents or snow-covered land. The cooling of air to its dew point leads to condensation and fog formation. Characteristics हैं इसके, can cover large area, is thicker and often persistent longer than radiation fog. Examples common along the coast of California due to cold California current and British Isles. तो ये आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि जो एडवेक्शन फॉग है वो डेवलप होती है वार्म मॉइस्ट एयर की वजह से। जब वार्म मॉइस्ट एयर मूव करती है हॉरिजॉन्टली और कूलर सरफेस के ऊपर, तो उसकी वजह से ये फॉग बन सकती है, वो आप मेंशन करेंगे इसमें। नेक्स्ट है गिवन अकाउंट ऑफ ट्राइसेल्युलर मेरिडियनल सर्कुलेशन। तो आपको ट्राइसेल्युलर जो 3 सेल हैं, हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, उसकी मेरिडियनल सर्कुलेशन के बारे में आपको बताना है। तो ये रेफर करता है टू द ग्लोबल सिस्टम ऑफ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन दैट redistributes heat and energy between the equator and the pole, or it is called tricellular because it consists of 3 distinct cells in each hemisphere: the Hadley cell, Farrell cell, and polar cell, working together to balance the Earth's heat budget. Hadley cell के बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो ये 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में जो सेल है उसको हम हेडली सेल कहते हैं। ये वार्म एयर है और warm air at the equator rises due to intense solar heating, creating a low pressure zone known as the intertropical convergence zone. तो इस एरिया में लाइक काफी ज्यादा सन की वजह से काफी जो हवा है वो राइज होती है उसकी वजह से, और this air moves poleward at high altitudes, cools and sinks around 30 degree latitude, forming subtropical high pressure belt. तो यहाँ से ये जो लाइक ये ट्रोपोपॉज है यहाँ पे, तो उसकी वजह से डिफ्लेक्ट हो जाती है पोलर साइड को, और उसकी वजह से जब ये नीचे को आती है तो ये हाई प्रेशर बेल्ट बन जाती है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट यहाँ पे है। The descending air produces dry conditions giving rise to desert like the Sahara and Thar. तो इस एरिया में जो हाई प्रेशर बेल्ट है लाइक वो जो डिसेंडिंग एयर है वो प्रोड्यूस करती है ड्राई कंडीशंस को, और इसकी वजह से सहारा और थार डेजर्ट 30 डिग्री नॉर्थ की साइड में है। ट्रेड विंड्स आर जनरली एज एयर फ्लोज बैक टुवर्ड्स द इक्वेटर एट द सरफेस। तो ट्रेड विंड्स जनरेट होती हैं वो नीचे वाले एरियाज में होती हैं। फेरल सेल के बारे में आपको बताना, 32 डिग्री 60 डिग्री लैटिट्यूड है इसका। लोकेटेड है ये हेडली और पोलर सेल के बीच में, ये वाला सेल है, और it is a secondary circulation system. Air flows poleward at the surface and equatorward at the higher altitude. तो एयर जो है वो पोलवर्ड जाती है, सरफेस पे, सरफेस से पोलवर्ड है, और ऊपर ये लाइक ये इक्वेटर की तरफ है। Westerlies dominate this zone, influencing temperate climates. This cell acts as a transition mechanism, transferring energy between tropical and polar region. पोलर सेल के बारे में भी है, कोल्ड है, डेंस है, और इसमें एयर जो है वो सिंक करती है पोल्स पे, क्रिएटिंग हाई प्रेशर जोन। ये एयर सिंकिंग है तो ये हाई प्रेशर जोन है, और दिस एयर मूव्स इक्वेटरवर्ड एट द सरफेस, meeting warmer air at the polar front around 60 degree latitude. The convergence lead to cyclonic activity and storm system in mid latitude. So ये आप इन सेल्स के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन सी।
दोस्तों सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द टर्म्स एडियाबैटिक लैप्स रेट एंड नॉर्मल लैप्स रेट एक्सप्लेन हाउ बोथ ऑफ दीज अफेक्ट द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑन द अर्थ। तो एडियाबैटिक लैप्स रेट आपको बताना है, नॉर्मल लैप्स रेट बताना है। सबसे पहले नॉर्मल लैप्स रेट के बारे में जानते हैं। ये रेफर करता है एवरेज रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड इन द ट्रोपोस्फेयर। तो आपको पता होगा जैसे हम अपर लिमिट्स में जाते हैं एटमॉस्फेयर में सरफेस से, तो जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है। ऑन एवरेज टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 meters. It is an empirical value derived from observation and varies with time, place, and weather conditions. For example, in mountainous region, the normal lapse rate explains why hill stations are cooler than the plains. Adiabatic lapse rate क्या होता है? इसमें रेफर करते हैं to the rate of temperature change in a rising or descending air parcel without exchanging the heat with its surrounding. तो जो लाइक एयर के पार्सल होते हैं, डिफरेंट एयर पार्सल्स होते हैं, जैसे एयर मासेस होते हैं, तो उनमें रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज उसके राइज होने या डिसेंड होने पे जो होता है, और उसमें हम कैलकुलेट करते हैं इसको। टू टाइप्स एग्जिस्ट। ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट हो सकता है अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर फॉर अनसैचुरेटेड एयर, और मॉइस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट है जिसमें अबाउट 6 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर्स चेंज होता है, और लोअर बिकॉज कंडेंसेशन रिलीज लेटेंट हीट। Unlike the normal lapse rate, it is a theoretical value based on thermodynamic principles. Impact on vertical distribution of temperature, इसका impacts क्या है? The normal lapse rate provides a general picture of how temperature decreases with altitude, shaping climate zone and vegetation pattern. It explains why snow exists on high mountains despite their proximity to the tropics. Adiabatic lapse rate क्या है? कैसे इम्पैक्ट करता है? तो ये गवर्न करता है स्टेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। इट इज एनवायरमेंटल लैप्स रेट is greater than the adiabatic lapse rate. Air parcel rise freely, leading to instability and convection. तो इसमें क्लाउड फॉर्मेशन होती है, इंस्टेबिलिटी होती है, स्टॉर्म्स भी होते हैं। If it is less, the atmosphere is stable, suppressing vertical motion. Together, these lapse rate determine weather phenomena such as thunderstorm, monsoon, and particle structure of clouds. Next, what is temperate cyclone? Discuss any four stages of temperate cyclone. तो temperate cyclone, mid latitude cyclone भी बोलते हैं इसको, extra tropical cyclone भी बोलते हैं। ये लार्ज लोअर प्रेशर सिस्टम है that develops in mid latitude 30 डिग्री नॉर्थ साउथ टू 60 डिग्री नॉर्थ साउथ में ये बनता है। Unlike tropical cyclones, temperate cyclones are formed due to the interaction of contrasting air masses, cold polar air and warm tropical air. तो ये जो ट्रॉपिकल टेम्परेट साइक्लोन है, ये कोल्ड पोलार एयर मास और वार्म ट्रॉपिकल एयर मास की इंटरेक्शन से बनता है। They are crucial in redistributing heat and moisture across latitude and are responsible for much of the rainfall and storm activity in temperate region. Stages क्या है temperate cyclone के? Initial stage है, तो इसमें the cyclone begins along the polar front where cold polar air meet warm tropical air. तो ये पोलर जो एयर है वो वार्म ट्रॉपिकल एयर से मीट करती है। A disturbance develops due to differences in temperature and pressure, creating a wave-like formation on the front. This marks the birth of a cyclone with a slight bend in the front separating the two air masses. Mature stage है इसकी development होती है। The wave intensifies, forming a well-defined low pressure center. Warm air advances into the cold region, while cold air pushes into the warm region. तो ये मतलब उल्टा हो जाता है, जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लो लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, और ये जो है वो वार्म फ्रंट है, ये कोल्ड फ्रंट है, ये यहाँ पे इंटरेक्ट होंगे, और जो वार्म फ्रंट है वो कोल्ड एरिया की तरफ जाएगा और जो कोल्ड फ्रंट है वो वार्म एरिया की तरफ जाएगा, और distinct front are formed. The cyclone grows in size, often covering hundreds of kilometers. Heavy rainfall occurs along the warm front, while thunderstorm and intense showers develop along the cold front.
ऑकल्जन स्टेज, ऑकल्जन मतलब जब दोनों फ्रंट एक साथ में आ जाते हैं तो ऑक्लूडेड फ्रंट बन जाता है. द फास्ट मूविंग कोल्ड फ्रंट इवेंचुअली ओवरटेक्स द वार्म फ्रंट, द वार्म एयर mass above the ground. This process forms an occluded front, reducing the supply of warm air to the cyclone. Precipitation becomes widespread but less intense and the cyclone begins to be weaken. तो जब occluded front आता है तो दोनों ही मिक्स हो जाते हैं फ्रंट, और उसकी वजह से इसका जो नेटवर्क है वो सरफेस से लाइक टूटने लगता है, जिसकी वजह से ये वीक हो जाता है. Precipitation state, with the warm air lifted away and the energy supply cut off, the cyclone loses strength, pressure difference diminish, winds weakens, and precipitation decreases. The system eventually disappears, leaving behind stable atmospheric condition. तो इसमें जो साइक्लोन है वो डीके हो जाता है, वो खत्म हो जाता है. नेक्स्ट है critically describe Thornwick's second scheme of climatic classification. तो थॉर्नवेट की जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है उसके सेकंड स्कीम के बारे में आपको बताना है. इट इज बेस्ड ऑन लाइक ये जो है थॉर्नवेट की तरफ से दी गई थी 1948 में. इट इज बेस्ड ऑन पोटेंशियल evapotranspiration एंड वाटर बैलेंस, मेकिंग इट मोर साइंटिफिक देन earlier schemes. It emphasizes moisture and thermal indices to classify climates, but is often criticized for being complex, data intensive, and less practical for global application. तो इसमें C.W. थॉर्नविट थे अमेरिकन क्लाइमेटोलॉजिस्ट. उन्होंने 1931 में फर्स्ट प्रपोज की थी क्लासिफिकेशन सिमिलर टू कॉपन्स वेजिटेशन बेस्ड अप्रोच. 1914 में 48 में उन्होंने अपनी ही जो क्लासिफिकेशन है उसको थोड़ा रिवाइज किया, सेकंड स्कीम के बारे में बताया इसमें. और इसमें था शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम वेजिटेशन टू वाटर बैलेंस एंड evapotranspiration, मेकिंग इट मोर रैशनल एंड क्वालिटेटिव. इसके की फीचर्स हैं. सबसे पहला है पोटेंशियल evapotranspiration PET. Central to this scheme, PET measures the amount of water that would evaporate and transpire if sufficient moisture were available. PET depends on temperature, sunshine, wind and humidity. उसके बाद है moisture index. तो उसमें आता है calculated from precipitation और potential evapotranspiration. पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट्स ह्यूमिड क्लाइमेट और जो नेगेटिव वैल्यू है वो इंडिकेट करेगा एरिड क्लाइमेट्स को. थर्मल एफिशिएंसी इंडेक्स based on annual PET, used to classify thermal provinces, megathermal, mesothermal, and microthermal. Seasonal water balance. The scheme considers surplus and deficit of moisture across season, making it dynamic. क्लाइमेटिक कैटेगरीज क्या है? ह्यूमिड क्लाइमेट की ए बी है, सरप्लस मॉइस्चर होगा इसमें और सपोर्ट करेगा डेंस वेजिटेशन को. सब ह्यूमिड क्लाइमेट है उसमें सी आता है. मॉडरेट बैलेंस है जो रेनफॉल और पीईटी का. सेमी एरिड क्लाइमेट डी है, डेफिसिट मॉइस्चर है इसमें, ग्रासलैंड डोमिनेट करती है. और एरिड क्लाइमेट ई है, सीवियर मॉइस्चर डेफिसिट, डिजर्ट आएंगे इसमें. Each category is further subdivided by thermal efficiency, megathermal, mesothermal. Merits क्या हैं इस क्लासिफिकेशन की? तो इसका आता है पहले साइंटिफिक बेसिस है इसका. uses measurable parameters like PET and water balance. Dynamic approach है, consider seasonal variations unlike open static scheme. Applicability है इसकी, useful for agricultural planning, water resource management and soil studies. क्रिटिसिज्म भी है इस प्लान के. पहला है ये कॉम्प्लेक्सिटी है, रिक्वायर्स डिटेल्ड क्लाइमेटिक डेटा मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर रीजन्स विद लिमिटेड रिकॉर्ड्स. लिमिटेड ग्लोबल एप्लीकेशन है, more suited to the USA, less effective in tropical regions like India. Overemphasis on PET. PET is influenced by many factors, making calculation less reliable in diverse climates. Less popular है. Koppen simpler vegetation-based scheme remains more widely used internationally. Next, I explain climatic classification and its significance. Discuss the basis of climatic classification. तो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशंस के बारे में आपको पूछा, उसकी सिग्निफिकेंस बतानी है और उसके बेसिस भी बताने हैं आपको. क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है वर्ल्ड के क्लाइमेट्स की into categories based on common characteristics such as
temperature, rainfall, humidity, and vegetation. Since climate influences human life, agriculture, settlement, and ecosystems, classification helps in understanding global climatic diversity and its impact on the environment. Significance क्या है इसकी? साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग इससे बढ़ती है। एग्रीकल्चर प्लानिंग हम कर सकते हैं। सेटलमेंट और डेवलपमेंट में काफी हेल्पफुल है। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कर सकते हैं इससे। और टूरिज्म और इकोनॉमी में काफी इसका बेनिफिट है। और साथ ही ग्लोबल कंपैरिजन भी हम क्लाइमेट के कर सकते हैं इसकी वजह से। बेसिस क्या है इसके? फर्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर से कैसे हम अलग अलग एरियाज को जान सकते हैं, कैसे ट्रॉपिकल टेम्परेट और पोलर क्लाइमेट्स को जान सकते हैं, वो है इसमें। देन प्रेसिपिटेशन, कि कितना प्रेसिपिटेशन है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे सीजनैलिटी है रेनफॉल की, वो बहुत जरूरी है। वेजिटेशन, कैसे क्लाइमेट और वेजिटेशन का एक साथ रिलेशन है, कॉपन की क्लासिफिकेशन में बताया गया था। इवेपोट्रांसपिरेशन एंड मॉइस्चर बैलेंस, वो आप बता सकते हैं। एयर मासेस इन सर्कुलेशन, कि कैसे कैसे अलग एयर मासेस हैं, उनके अलग अलग सर्कुलेशंस हैं। लैटिट्यूड और सोलर रेडिएशन, वो आप मेंशन कर सकते हैं कि कैसे इंसोलेशन रिसीव होता है, वो इन्फ्लुएंस करता है टेम्परेचर जोन को। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेदर फोरकास्टिंग, डिस्कस इट्स टाइप्स बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइम स्केल्स। वेदर फोरकास्टिंग क्या है? तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि वेदर फोरकास्टिंग का मतलब क्या है। तो जब भी कोई लाइक वेदर फिनोमिना है, उसका कुछ डेटा होगा या कुछ मैप्स होगी, कैसे मूवमेंट होती है एयर की, कौन सी एयर कितना मॉइस्चर लेके आ रही है, उसके जो फोरकास्टिंग है उसकी वजह से हम डिजास्टर है या कुछ भी होने वाला है उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसी को वेदर फोरकास्टिंग कहते हैं। Or it is significant because it helps protect lives, properties, and economic activities by predicting atmospheric conditions. Based on timescale, forecasts are classified into nowcasting, short range, medium range, and long range forecasting, each serving different purposes from immediate warnings to seasonal plannings. इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में जानते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में काफी हेल्पफुल है ये। कैसे हम डिजास्टर्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और अर्ली वार्निंग्स दे सकते हैं, उसमें आता है। एग्रीकल्चर, कि कैसे सोइंग, इरिगेशन और हार्वेस्टिंग के डिसीजंस को फार्मर्स ले सकते हैं इसकी वजह से। ट्रांसपोर्टेशन, जैसे एविएशन हो गया, शिपिंग होगी, रोड ट्रांसपोर्ट, उसमें कैसे फोरकास्टिंग इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक प्लानिंग, कैसे हम टूरिज्म प्लान कर सकते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन प्लान कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन प्लान कर सकते हैं। मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक यूज, वेदर प्रेडिक्शंस आर वाइटल फॉर प्लानिंग ऑपरेशंस एंड लॉजिस्टिक्स, वो आप मेंशन कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ वेदर फोरकास्टिंग बताना है आपको बेस्ड ऑन टाइम स्केल्स। तो सबसे पहले नाउ कास्टिंग, ये 0 to 6 आवर्स की कास्टिंग फोरकास्टिंग होती है। और इसमें प्रोवाइड होता है इमीडिएट फोरकास्ट एंड यूजिंग रडार, सैटेलाइट्स एंड लोकल ऑब्जर्वेशंस, यूजफुल फॉर प्रेडिक्टिंग थंडरस्टॉर्म्स, हैवी रेनफॉल्स एंड फॉग्स, crucial for aviation traffic management and emergency response. शॉर्ट रेंज फोरकास्ट, ये आते हैं 1 to 3 days के बीच का टाइम हम प्रेडिक्ट करते हैं बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शंस मॉडल्स, help in planning daily activities, agriculture and short-term travel, most widely used by the general public. Third है medium range forecast, जो 3 to 10 days का होता है, relies on advanced computer models and global atmospheric data, used for agriculture, shipping and energy sector, provides early warning systems for cyclones and prolonged rainfalls. नेक्स्ट है लॉन्ग रेंज फोरकास्ट, वो सीजनल और एनुअल होता है। जो बड़े बड़े वेदर फेनोमेनास होते हैं उसको हम जान सकते हैं, एक्सटेंड्स बियॉन्ड 10 days to months और सीजन्स। बेस्ड ऑन क्लाइमेटोलॉजी, ओशन एटमॉस्फेयर इंटरेक्शंस के बारे में हम जान सकते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर प्लानिंग, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। Next, define climatology. Briefly describe the development of climatology through different phases. Climatology के बारे में आपको बताना है और उसकी development के बारे में बताना है आपको, different phases में कैसे इसकी development हुई थी। So climatology is the scientific study of climate, focuses on long-term weather patterns, atmospheric processes, and their effects on Earth and human life. Its development has passed through phases: descriptive, systematic, analytical, and modern। और उसके बारे में आप बता सकते हैं, अनलाइक meteorology which emphasizes short term weather forecasting, climatology examines average conditions over decades or centuries। डेवलपमेंट कैसे हुई थी? सबसे पहला था डिस्क्रिप्टिव फेज,
एंशियंट टू 18th सेंचुरी। और इसमें सिविलाइजेशन जैसे कि ग्रीक्स, इंडियंस और चाइनीज रिकॉर्ड करते थे सीजनल साइकिल्स और मॉनसून पैटर्न्स को। एरिस्टोटल्स मीटरोलॉजी का 4th century BC is considered one of the earliest systematic works on climate. This phase was largely qualitative, based on observation of winds, rainfalls, and seasonal changes. Systematic phase है 19th century। इसमें with the rise of geography and the exploration, scientists begin classifying climates। कोपन का आ जाता है इसमें क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन 1884 में, जिसको रिवाइज किया था 1918 में। used vegetation and temperature to categorize global climates. This phase emphasized regional comparisons and mapping of climate zones. Analytical phase है early 20th century। इसमें इंट्रोडक्शन हुई थी इंस्ट्रूमेंट्स की, जैसे कि बैरोमीटर, थर्मोमीटर्स एंड रेन गेजेस, allows precise measurements। थॉर्नविट की 1948 में जो उन्होंने क्लासिफिकेशन दी थी, इंट्रोड्यूस्ड वाटर बैलेंस अप्रोच यूजिंग पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, पीईटी के बारे में जो आपने अभी पढ़ा था। एडवांसेस इन फिजिक्स एंड meteorology led to theories about atmospheric circulations, energy balance, and climatic variability। मॉडर्न फेज है लेट 20th सेंचुरी टू प्रेजेंट। सैटेलाइट की ऑब्जर्वेशन आ गई है, कंप्यूटर मॉडल्स आ गए हैं, बिग डेटा रेवोल्यूशनाइज्ड क्लाइमेटोलॉजी अब हम जानते हैं। फोकस शिफ्ट हो चुका है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस गैसेस और एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट्स की तरफ। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस आ गई हैं, और इसकी वजह से इंटीग्रेट करते हैं हम क्लाइमेटोलॉजी को ओशनोग्राफी, इकोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस के साथ। Institutions like IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, provides global assessment of climate trends. Next, what are the different sources of collecting climatic data? Discuss any two theories of climate change. क्लाइमेट डेटा को जो कलेक्ट करने के सोर्सेज हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले वेदर स्टेशन। तो ग्राउंड बेस्ड स्टेशन रिकॉर्ड करते हैं टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। सैटेलाइट से भी हम इसको जान सकते हैं। रेडियो सोन्स और balloons measures vertical profiles of temperatures, humidity, and pressure in the atmosphere. Ocean buoys and ships collects data on sea surface temperature, salinity, and currents. Paleoclimatic records, ice cores, tree rings, corals, and sediments reveals past climate conditions over thousands of years. Remote sensing and GIS के बारे में भी है। रिसोर्सेज के बारे में आप बता सकते हैं। थ्योरीज तो इसमें बताई गई हैं, एस्ट्रोनॉमिकल है मिलेनकोविक की, और इस थ्योरी में है कि कैसे लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, और उसको हम अर्थ के ऑर्बिट और उसके टिल्ट से जान सकते हैं। थ्री की फैक्टर्स थे इसके: इसेंट्रिसिटी, चेंजेस इन अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन। तो ये है 1 लाख ईयर का साइकिल होता है ये। ऑब्लिक्विटी, वेरिएशन इन अर्थ एक्सियल टिल्ट 41,000 ईयर का साइकिल है। प्रिसिशन, वॉबल्स वॉबल इन अर्थ एक्सिस 26,000 ईयर का साइकिल है। तो इससे हम जान सकते हैं कि कैसे जो अर्थ का टिल्ट है, एक्सियल टिल्ट, उसका जो ऑर्बिट है वो चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से ग्लोबल जो लाइक क्लाइमेट चेंज होते रहते हैं। जैसे सोलर रेडिएशन की डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होती है, आइस एजेस आते हैं, इंटरग्लेशियल पीरियड होते हैं, कुछ वार्म पीरियड होते हैं, कुछ कोल्ड पीरियड होते हैं, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। देन है थ्योरीज ऑफ क्लाइमेट चेंज में सेकंड है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो इसके बारे में आप बता सकते हैं कि कैसे जो प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं, और उसकी वजह से भी क्लाइमेट इन्फ्लुएंस होता है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट चेंजेस, ओशन करंट्स एंड विंड सर्कुलेशन अफेक्टिंग heat distribution. For example, the uplift of Himalayas alter monsoon pattern, while the opening closing of seaways like the Isthmus of Panama reshaped ocean circulation and global climate. नेक्स्ट है MGG 005 का। अब हम जून 2025 का पेपर देखेंगे। इसमें सेक्शन ए है। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस ब्रीफली एनी 4 स्केल्स ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी के 4 स्केल्स के बारे में आपको बताना है। तो क्लाइमेटोलॉजी स्टडी करती है डिफरेंट स्पेशल और टेम्पोरल स्केल्स, ईच फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस। 4 इंपॉर्टेंट स्केल्स आर। पहला है माइक्रो क्लाइमेटोलॉजी। तो ये कंसर्न है बहुत छोटे एरियाज के साथ, और ज्यादा मतलब कुछ मीटर्स तक का एरिया होगा।
जिसमें एग्जामिन किया जाता है क्लाइमेट नियर द ग्राउंड सरफेस अराउंड प्लांट्स बिल्डिंग्स और सॉइल, यूजफुल इन एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड अर्बन प्लानिंग। नेक्स्ट है माइक्रो हो गया, उसके बाद है मीजो क्लाइमेट, ये थोड़ा मीडियम साइज रीजन को जानता है, जैसे वैलीज माउंटेन्स और कोस्टल जोन्स। फोकस करता है लोकल वेरिएशन caused by टोपोग्राफी वेजिटेशन और वाटर बॉडीज। एग्जांपल्स इंक्लूड मानसून बिहेवियर इन रिवर बेसिन और सी ब्रिजेस इफेक्ट्स अलोंग कोस्ट। मैक्रो क्लाइमेटोलॉजी, इसमें स्टडी करते हैं लार्ज रीजन्स लाइक कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स, और concerned with broad climatic zones with such as tropical temperate or polar climate, useful for regional planning और agriculture and resource management। ग्लोबल क्लाइमेटोलॉजी, तो इसमें पूरे ग्लोब का क्लाइमेट जानते हैं, अर्थ का क्लाइमेट सिस्टम एज अ होल, focus on planetary circulation, energy balance, and long-term climate change, essential for understanding global warming, El Nino, and international climate policies। नेक्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन क्लाइमेटोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी, तो ये दोनों लाइक एटमॉस्फेरिक साइंसेस हैं जो काफी क्लोजली रिलेटेड हैं, बट डिफर करती हैं स्कोप फोकस और टाइम स्केल की वजह से। क्लाइमेटोलॉजी है स्टडी ऑफ क्लाइमेट, जिसमें एवरेज वेदर कंडीशंस के बारे में जानते हैं एक प्लेस की ओवर अ लॉन्ग पीरियड, यूजुअली 30 years और मोर, और इसमें एम्फेसिस होता है लॉन्ग टर्म पैटर्न ट्रेंड्स और वेरिएशन इन टेम्परेचर रेनफॉल ह्यूमिडिटी एंड विंड्स का। Climatologists analyze past records, global circulation system, and factors like latitude, altitude, and ocean currents to understand regional and global climates. Applications include agriculture planning, environment management, and climate change। उसके बाद है meteorology, तो meteorology is study of weather focusing on short-term atmospheric conditions such as temperature, pressure, humidity and precipitation। तो short term एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के बारे में स्टडी होती है इसमें। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं वो है सैटेलाइट्स, कंप्यूटर मॉडल्स टू फोरकास्ट वेदर फॉर आवर्स, डेज और वीक्स। इट डील्स विद डायनामिक प्रोसेसेस लाइक storms, cyclones and rainfall events। Application include daily weather forecasting, disaster management, aviation safety and navigation। Next है differentiate between the process of conduction and convection related with the heating of atmosphere एंड अर्थ। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन बताना है आपको। कंडक्शन होता है जिसमें प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ द मीडियम। तो कंडक्शन जैसे आप देख सकते हैं, जब हम जो लाइक पानी गर्म करते हैं गैस पे, तो उसकी वजह से हीट ट्रांसफर कैसे डायरेक्ट कांटेक्ट होती है हीट की उसके हमारे कंटेनर के साथ, तो वैसे आप मेंशन कर सकते हैं इसको। इन द अर्थ एटमॉस्फेयर सिस्टम कंडक्शन occurs mainly at the surface of the earth, the ground absorbs solar radiation and transfer heat to the thin layer of air in immediate contact with it। Since air is a poor conductor of heat, conduction plays only a minor role in heating the atmosphere। Its influence is limited to the lowest few centimeters above the Earth's surface। जबकि convection है, it's the process of heat transfer through the movement of fluids, liquids or gases। In the atmosphere, convection occurs when the air near the Earth's surface is heated, becomes lighter and rises upwards, while cooler, denser air sinks downward। तो air की वजह से जैसे अगर कोई भी सरफेस की वजह से हीट होती है एयर, तो वो लाइट बन जाती है और राइस हो जाती है, जबकि जो कूल एयर होती है वो डेंस होती है, तो उसकी वजह से वो सिंक हो जाती है। दिस वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर redistributes heats forming convection currents that are responsible for cloud formation, thunderstorms and large scale circulation patterns। Convection is therefore the dominant process in heating the atmosphere beyond the surface layer। नेक्स्ट इज व्हाट आर प्लैनेटरी विंड्स एंड सीजनल विंड्स। प्लैनेटरी विंड्स के बारे में हमें बताना है, तो ये जो परमानेंट विंड सिस्टम है अर्थ का उसकी वजह से प्लैनेटरी विंड सिस्टम बनता है, और ये जो है वो ब्लो करते हैं कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर ओवर लार्ज एरियाज ऑफ द अर्थ। They are generated due to the combined effect of the Earth's rotation and the unequal heating of its surface। The major planetary winds include ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज। सीजनल विंड्स होती हैं जो मॉनसून विंड्स होती है, जो कुछ सीजन की वजह से आती हैं, कुछ सीजन के लिए ही आती हैं, वो आप बता सकते हैं। तो इन समर लैंड हीट्स फास्टर देन द ओशन क्रिएटिंग लो प्रेशर ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट।
moist winds from the Indian Ocean blow inland, bringing heavy rainfall. तो ये जो प्रोसेस है वो मानसून का है. उसके अलावा विंड, जो विंटर है उसमें भी अलग प्रोसेस होता है. लैंड कूल्स फास्टेस्ट, creating high pressure over Asia. Dry winds blow outward towards the ocean, resulting in dry conditions. Next है what are positive Indian ocean dipole and negative Indian ocean dipole. तो आपको इंडियन ओशियन डाइपोल के बारे में बताना है. ये क्लाइमेट फिनोमिना है जो कैरेक्टराइज्ड है बाय डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न ओशन, इंडियन ओशन. तो जो इंडियन ओशन है, वेस्टर्न और ईस्टर्न का टेम्परेचर डिफरेंस है काफी. It strongly influences monsoon rainfall, cyclones, and climate variability across Asia, Africa, and Australia. Positive Indian Ocean dipole क्या है? ये this occurs when the Western Indian Ocean near Africa become warmer than average, while the Eastern Indian Ocean near Indonesia become cooler. This temperature contrast enhances convection and rainfall over East Africa and Indian subcontinent. At the same time, it suppresses rainfall over Indonesia and Australia, often leading to droughts there. Positive IOD events are generally favorable for stronger monsoon in India. Negative क्या है? जब ईस्टर्न इंडियन ओशियन जो इंडोनेशिया वाला पार्ट है वो वार्म होगा एवरेज से, और वेस्टर्न इंडियन ओशियन जो अफ्रीका वाला पार्ट है वो कूलर होगा. इसकी वजह से रेनफॉल इंक्रीज होगा इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में, और रेनफॉल डिक्रीज होगा ईस्ट अफ्रीका और इंडिया में. नेगेटिव आईओडी की वजह से जो हमारे इंडियन मानसून है वो वीक हो जाता है, और इसकी वजह से डेफिशिएंट रेनफॉल होता है और ड्रॉट होते हैं साउथ एशिया में. नेक्स्ट है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन. तो ये हम अभी पहले भी पढ़ चुके हैं. क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन की क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे वो एग्रीकल्चर को एग्रीकल्चर के लिए हेल्पफुल है, सेटलमेंट और डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल है, एनवायरमेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्च में कैसे इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म और इकोनॉमी में कैसे इंपॉर्टेंट है, तो वो आप बता सकते हैं. इसको सेम चीज ही मेंशन करनी है आपको. नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्ट एंड नाउकास्ट. तो ये भी हम अभी पढ़ रहे थे नाउकास्ट के बारे में और शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्ट के बारे में. शॉर्ट रेंज फोरकास्ट predicts atmosphere condition for a period of 1 to 3 days ahead. It relies on numerical weather prediction model, satellite data, and meteorological observation. These forecasts provide information on दोस्तों आप temperature, देखते हैं rainfall, सेक्शन wind बी का speed, and क्वेश्चन नंबर pressure 1. pattern over a इसमें region. डिस्कस ब्रीफली एनी और फोर ये कंट्रोल्स इन आप वेदर, मेंशन कर सकते हैं कि कैसे कंट्रोल्स ऑफ एग्रीकल्चर वेदर एंड ट्रैवल प्लानिंग और क्लाइमेट. डेली तो ये एक्टिविटीज में क्वेश्चन भी हम यूज पहले होता कर है. चुके हैं कि कैसे नाउकास्ट लैटिट्यूड, है शॉर्ट ऑल्टीट्यूड, टर्म फोरकास्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूजुअली लैंड 0 to एंड 6 वाटर hours ahead. It is based on real कॉन्टिनेंटलिटी, time data ओशन from weather करंट्स, कैसे radars, satellites, and जो local वेदर और observation. क्लाइमेट्स को Nowcasts कंट्रोल are कर सकते हैं, वो highly आपको इस क्वेश्चन localized में and मेंशन focused करना था, तो on आप इसको पढ़ के immediate लिख weather सकते हैं. पहले events हम such as इसको डिस्कस कर thunderstorm, चुके हैं. heavy rainfall, fog, and Next, hail. describe any four They factors are crucial affecting for the aviation, horizontal traffic distribution of management, and temperature on the emergency Earth. services, तो हॉरिजॉन्टल where rapid डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ updates can टेम्परेचर कैसे prevent accidents and अफेक्ट save होता lives. है अर्थ पे, वो तो बताना ये है हो आपको. गया. सबसे अब पहले है नेक्स्ट है हमारा लैटिट्यूड. सेक्शन बी. लैटिट्यूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. एरियाज नियर द इक्वेटर रिसीव वर्टिकल सनरेज थ्रू आउट द ईयर, लीडिंग टू हाई टेम्परेचर. तो जैसे इक्वेटर पे वर्टिकल सनरेज रहती हैं थ्रू आउट द ईयर, उसकी वजह से हाई टेम्परेचर रहता है यहाँ पे. As we move towards the poles, the sun's rays become more slanting, reducing the intensity of solar radiation and lowering temperatures. तो ये आप mention कर सकते हैं. लैंड एंड वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत इम्पैक्ट करती है. जैसे कि coastal regions experience moderate climates due to the balancing effect of oceans, while continental interior face extreme climates with hot summer and cold winters. एग्जाम्पल्स है इसकी कोस्टल सिटी मुंबई में माइल्डर टेम्परेचर है, जबकि सिटी लाइक दिल्ली एक्सट्रीम गर्मियाँ, एक्सट्रीम सर्दियाँ होती हैं. ओशन करंट्स भी बता सकते हैं आप, जैसे वार्म करंट्स एंड गल्फ स्ट्रीम raise temperatures along coastal areas while cold currents, Labrador current lower them. ऑल्टीट्यूड और रिलीफ, कैसे हाइट पे जाके, जैसे आप हिमालय का एग्जांपल ले सकते हैं कि कैसे हाइट पे जाते जाते टेम्परेचर कम होता रहता है, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं.
Next is define air masses. Give an account of salient feature of any two major air masses. So air mass आपको बताना है. Air mass is a large body of air extending over hundreds or thousands of kilometers that has relatively uniform temperature, humidity, and pressure. Air masses form over extensive areas of land or ocean where atmospheric conditions remain stable for a long time, allowing the air to acquire the characteristics of the underlying surface. पहला है कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास. तो ये जो एरियाज लाइक कनाडा और साइबेरिया है यहाँ पे बनता है ये लैंड मासेस इन हाई लैटिट्यूड्स. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? कोल्ड है, ड्राई है, स्टेबल है ड्यू टू लिमिटेड मॉइस्चर अवेलेबिलिटी. वेदर इन्फ्लुएंस क्या है इसकी? व्हेन कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास मूव्स साउथवर्ड, it brings clear skies, cold waves, and dry conditions. In winter, it can cause severe cold spells in mid-latitude regions. Salient feature क्या है इसके? Strongly influences continental interior, producing sharp drops in temperature and frost conditions. Next है maritime tropical air mass. तो ये डेवलप होता है वार्म ट्रॉपिकल ओशन में सच एज करीबियन सी एंड इंडियन ओशन. कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके वार्म है, मॉइस्ट है, अनस्टेबल है विद हाई ह्यूमिडिटी. रिस्पॉन्सिबल है हाई रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म और ह्यूमिड कंडीशन की जब भी इनलैंड आता है. और इन समर्स इट ऑफन कॉजेस sultry weather and precipitation in coastal and inland regions. इसके फीचर्स क्या है? ये मॉनसून सीजन में काफी वाइटल रोल प्ले करता है और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में भी काफी इसकी इम्पोर्टेंस है, वो आप मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट डिफाइन फ्रंट्स एंड साइक्लोन्स. ब्रीफली डिस्क्राइब एनी फोर मेजर साइक्लोन्स दैट अफेक्ट्स इंडिया दैट हैव इफेक्टेड इंडिया. तो फ्रंट्स क्या होती है? ये बाउंड्रीज होती है एयर मासेस की. और जब भी कोई साइक्लोन बनता है, लार्ज स्केल लो प्रेशर सिस्टम बनता है, तो उसमें स्पाइरलिंग विंड्स होती हैं. इंडिया में जो साइक्लोन्स आ चुके हैं उसमें से मेन जो हम पढ़ेंगे अभी 1999 का ओडिशा सुपर साइक्लोन, साइक्लोन फिलियन 2013, साइक्लोन फानी 2019 और साइक्लोन एम्फिन 2020, each causing immense destruction and loss of life. Front is a transitional boundary where two air masses of different temperature, humidity, and density meet. Types include cold front, warm front, stationary front, and occluded front. Front are crucial in weather formation, often leading to rainfall, storms, और sudden temperature changes. साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन आप बता सकते हैं कि कैसे लार्ज स्केल एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस है जहाँ पे लो प्रेशर एरिया के अराउंड ये स्पाइरलिंग कंडीशन बन जाती है, विंड स्पाइरलिंग फॉर्म में मूव करती हैं, वो आप मेंशन करेंगे. इन द इंडियन ओशन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर कॉमन, especially in the Bay of Bengal due to warm sea surface temperature. और चार मेन साइक्लोन्स के बारे में पहला तो आ गया 1999 का ओडिशा सुपर साइक्लोन, वन ऑफ द डेडलीस्ट साइक्लोन इन इंडियन हिस्ट्री. विंड स्पीड्स exceeded 250 km per hour, killing over 10,000 people and leaving million homeless. Cyclone Philly in 2013 struck Odisha and Andhra Pradesh with winds up to 215 km per hour. Massive evacuation saved lives, but infrastructure and crops suffered huge losses. Then Cyclone Fani 2019 का है, made landfall in Odisha as an extreme severe cyclonic storm, caused widespread damage to housings, power supply, and agriculture, affecting millions. Cyclone Amphan, one of the strongest cyclone in the Bay of Bengal in decades, hit West Bengal and Bangladesh, causing severe flooding, destruction of homes and economic losses exceeding billions. तो आप देख सकते हैं मोस्टली जो साइक्लोन जिन्होंने बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करी है वो ज्यादातर वेस्ट बे ऑफ बंगाल में आए हैं और मेनली देखो उड़ीसा वाला एरिया काफी इम्पैक्टेड है. Give an account of tropical rainy climate A of Köppen. Köppen का A टाइप क्लाइमेट के बारे में आपको बताना है. तो ये जो एरियाज हैं ये हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल है यहाँ पे. They included AF tropical rainforest, AM tropical monsoon, and AW tropical savanna. Tropical rainy climate in Köppen's classification. General feature इसका क्या है? Found between 10 to 25 latitude on both side of equator. The temperature यहाँ पे होता है monthly averages above 18 degrees Celsius. Rainfall, high annual precipitation throughout distribution.
दो डिस्ट्रीब्यूशन वेरी बाई सब टाइप. वेजिटेशन है यहाँ पे dense forest, monsoon forest और savanna depending on rainfall pattern. AF के बारे में जानते हैं. AF में आता है rainfall is uniformly distributed throughout the year exceeding 200 centimeter annually. No dry season, humidity remains high. Vegetation evergreen rainforest और इसमें आता है Amazon basin, Congo basin और Indonesia. AM type है tropical monsoon climate. इसमें आता है marked by a short dry season but overall heavy rainfall due to monsoon winds. Annual rainfall ranges between 150 to 250 centimeters. Vegetation है dense monsoon forest with deciduous trees during dry months. Found in coastal India, Myanmar, and West Africa. Then है AW, tropical savanna climate. Distinct wet and dry season, rainfall mainly in summer due to convectional storms. Annual rainfall 100 to 150 centimeter. Vegetation grassland with scattered trees, savannas, found in parts of India, East Africa, and Brazil. Next है what is global warming? Discuss briefly any 5 adverse effects of global warming. Global warming आप बतानी है. It refers to the long-term rise in Earth's average surface temperature due to the accumulation of greenhouse gases. तो जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं अपने आप में हीट को ट्रैप कर लेती हैं. इनमें आती है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड और ये ट्रैप करती हैं हीट को जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट आता है और लीडिंग टू significant change in climate system worldwide. Human activities such as burning fossil fuels, deforestation, and industrialization are the primary drivers of global warming. इसके एडवर्स इफेक्ट्स बताने हैं आपको. तो इसकी वजह से पोलर जो आइस है और ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट कर रहे हैं, राइज हो रहा है टेम्परेचर जिसकी वजह से सी लेवल भी राइज कर रहा है. एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं जैसे कि स्टॉर्म्स, साइक्लोन, फ्लड्स, ड्रॉट्स और वो भी कुछ ऐसे एरिया में जहाँ पे कभी नहीं हुआ है तो वो भी बहुत लाइक पेनफुल है, बहुत एक्सट्रीम है. नेक्स्ट है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. मैनी स्पीशीज आर unable to adapt to changing climate leading to extinction. Coral reefs, for example, suffered from bleaching due to warmer oceans. Impact on agriculture बताना है आपको कि कैसे एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट होता है. रेनफॉल पैटर्न चेंज हो रहे हैं, राइज कर रहे हैं टेम्परेचर जिसकी वजह से क्रॉप यील्डिंग कम हो रही है. ह्यूमन हेल्थ रिस्क, heat waves, increased cases of heat strokes and dehydration. Warmer climate expands the ranges of vector-borne diseases like malaria and dengue. Next है discuss the spatial distribution and salient characteristics of Sahara type of climate. Sahara type of climate आपको पता ये जो कोपन की क्लासिफिकेशन है उसमें BWH में आता है जिसको हम हॉट डेजर्ट क्लाइमेट कहते हैं. तो ये एरिड है, स्कॉचिंग टेम्परेचर है और मिनिमल रेनफॉल है यहाँ पे. Found mainly between 15 degree to 30 degree latitude and on both sides of equators. The most prominent example is the Sahara Desert in North Africa, covering countries like Algeria, Libya, Egypt, and Sudan. Other regions with similar climates include the Arabian Desert, part of Iran and Pakistan, the Thar Desert in India, the Kalahari and Namib Desert in southern Africa, and deserts of Australia and southwestern United States. These regions lie under the influence of subtropical high pressure belt where descending dry air prevents cloud formation and rainfall. इसके फीचर्स क्या हैं? टेम्परेचर इसका एक्सीड करता है 45 डिग्री सेल्सियस तक समर्स में और लार्ज डायर्नल रेंज होती है. हॉट डेज बट कूल नाइट्स ड्यू टू रैपिड रेडिएशन लॉस. रेनफॉल यहाँ पे बहुत कम होता है, इरेगुलर है, यूजुअली लेस देन 25 सेंटीमीटर एनुअली. Rainfall often come in sudden heavy shower followed by long dry spells. Vegetation sparse और xerophytic है, adapted to aridity. Cactus types हो गया, thorny bushes हो गया, drought resistant grasses. Oases support limited agriculture with date palms and small crops. तो oasis होता है जहाँ पे like desert में थोड़ा सा पानी ही मिलता है, जहाँ पे थोड़ा agriculture होता है, वो आप mention करेंगे. Human adaptation, nomadic lifestyles are common with reliance on camels and pastoralism. Modern development includes oil extraction and limited irrigation based farming. Next है section C. Question number 1.
Discuss the origin and evolution of Earth's atmosphere. Explain the composition of Earth's atmosphere. Evolution पहले जानते हैं. ये जो अर्थ का फॉर्मेशन है वो अबाउट 4.6 बिलियन ईयर अगो पुराना है. तो उसके साथ में 3 ब्रॉड स्टेजेस में एटमॉस्फेयर का भी देख सकते हैं हम ओरिजिन. इसमें फर्स्ट स्टेज आता है प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर, जिसमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी, सिमिलर टू सन्स कॉम्पोजिशन. The earliest atmosphere was formed from gases captured through the solar nebula. This atmosphere was unstable and quickly lost to space due to solar wind and the Earth's weak gravity at that time. Second stage है outgassing atmosphere, जिसमें वॉल्केनिक एक्टिविटीज हुई थी. तो जो अर्थ के इंटीरियर में जो गैसेस ट्रैप थी वो रिलीज हुई. द एटमॉस्फेयर बिकम dominated by water vapor, carbon dioxide, methane, ammonia, and nitrogen. As the earth cooled, water vapor condensed to form oceans, while carbon dioxide dissolved in water and was locked into rocks. थर्ड स्टेज है ऑक्सीजनेटेड एटमॉस्फेयर बना था. तो इसमें ऑक्सीजन है, ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट हुआ था, ट्रांसफॉर्मिंग द एटमॉस्फेयर इनटू वन रिच इन ऑक्सीजन. और इसमें फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म साइनोबैक्टीरिया का काफी रोल है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन रिलीज हुई थी. ओवर टाइम ऑक्सीजन लेवल्स स्टेबलाइज्ड, अलाउइंग द फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन लेयर, which protected life from harmful ultraviolet radiation. This oxygen-rich atmosphere enabled the evolution of complex life forms. Next, what is air pressure? Discuss any 4 factors influencing horizontal distribution of pressure on the earth. तो एयर प्रेशर क्या होता है? जब कोई भी एयर मॉलिक्यूल है उसमें फोर्स एक्सर्ट होता है तो उसको एयर प्रेशर बोलते हैं. इट इज मेजर्ड इन मिलीबार और हेक्टोपास्कल. Air pressure decreases with altitude and varies horizontally due to difference in temperature, humidity, and other geographical factors. These variations create pressure belts and wind systems that regulate global climates. फैक्टर्स कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं? सबसे पहले टेम्परेचर है. कैसे टेम्परेचर इफेक्ट करता है? वार्म एयर एक्सपैंड करती है, लाइट हो जाती है और उसकी वजह से लो प्रेशर एरिया बनता है. कन्वर्सली कोल्ड एयर कॉन्ट्रैक्ट करती है, डेंस बन जाती है और हाई प्रेशर एरिया फॉर्म करती है. एग्जाम्पल, इक्वेटोरियल रीजन एक्सपीरियंस परमानेंट लो प्रेशर ड्यू टू इंटेंस हीटिंग, while polar region have high pressure due to extreme cold. Altitude, इसमें आता है pressure decreases with height, but horizontal variation also occur due to differences in elevation. High altitude region like the Tibetan Plateau influence surrounding pressure system by creating thermal lows in summers and highs in winters. This affects monsoon circulation in South Asia. Distribution of land on water देखते हैं. लैंड हीट करती है और कूल करती है जल्दी पानी से, तो इसकी वजह से सीजनल प्रेशर डिफरेंसेस आते हैं. समर्स में कॉन्टिनेंट्स डेवलप करते हैं लो प्रेशर्स, व्हाइल ओशन रिमेन रिलेटिवली हाई प्रेशर जोन्स. और विंटर्स में रिवर्स हो जाता है. दिस कॉन्ट्रास्ट ड्राइव्स मॉनसून विंड्स इन एशिया एंड अफ्रीका. उसके बाद अर्थ की रोटेशन, जिसकी वजह से कॉरियलिस इफेक्ट आता है, वो भी कैसे प्रेशर को इम्पैक्ट कर सकता है वो आप मेंशन करेंगे. नेक्स्ट है व्हाट इज फॉग. एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फॉग. फॉग के बारे में हम पहले जान चुके हैं, कैसे जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स या आइस क्रिस्टल्स हैं उसकी जैसे एयर में ही जब वो कंडेंस हो जाते हैं सैचुरेट होने की वजह से, उसको हम फॉग कहते हैं. और इसकी टाइप्स जानेंगे. रेडिएशन फॉग, क्लियर नाइट और काम विंटर्स होता है, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया की विंटर फॉग्स. एडवेक्शन फॉग, जब कोई 2 एयर मासेस होते हैं, वार्म मॉइस्ट एयर मूव्स हॉरिजॉन्टली ओवर अ कूलर सरफेस, तो उसमें आता है फॉग अलोंग दी कैलिफोर्निया कोस्ट, क्योंकि वार्म ओशन करंट मीट करता है कोल्ड करंट से. Upslope fog forms when moist air is forced to rise along a mountain's slope. As the air ascends, it cools adiabatically, leading to condensation, found in mountainous regions. Evaporation fog occurs when cold air passes over warm water bodies. Water evaporates into the cold air, saturating it and forming fog, often seen over lakes, rivers, or oceans in autumn and early winters. Frontal fog,
develops near weather fronts where warm air is lifted over cold air. Rain falling from warm air evaporates into cooler air below, saturating it and forming fog. Next, what are the bases of Thornwick's 1931's climatic classification? Discuss three similarities and three dissimilarities. Thornwick's classification, climate classifications. तो ये जो थी was one of the earliest scientific attempt to categorize climate based on moisture availability and thermal efficiency. The main bases were सबसे पहले precipitation effectiveness कि कैसे ratio of precipitation to potential evapotranspiration indicates moisture availability. उसके अलावा है temperature efficiency based on mean annual temperature showing the effectiveness of heat in influencing vegetation growth. Vegetation response climate types were linked to natural vegetation since plants reflects both moisture and heat conditions. Seasonal distribution considered seasonal variation in rainfall and temperature to redefine classification. Similarities with other classifications बतानी है आपको. तो साइंटिफिक बेसिस था जैसे ये कोपेन का सिस्टम था वैसे थॉर्नबिट also used measurable climatic elements जैसे कि टेम्परेचर और रेनफॉल rather than subjective criterias. वेजिटेशन का लिंक था both system connected climate type to vegetation zones recognizing the ecological impact of climate. Next है global application. Thornwick's classification like Koppens was designed to be applied worldwide not just regionally. Next है dissimilarities. Moisture emphasis ज़्यादा था. Thornwick focused more on precipitation effectiveness and evapotranspiration, while Koppen emphasized temperature and rainfall distribution. Complexity है काफी mathematically complex है, requiring calculation of indices. Unlike Koppen's simpler letter-based scheme, agriculture relevance जो थॉर्नबिट की क्लासिफिकेशन है वो more practical for agriculture and water resource studies, while Koppens was mainly descriptive of vegetation zones. Next है briefly discuss the four theories of climate change. फोर थ्योरीज ऑफ क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको बताना है. तो सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल है और जो कि मिलेंकोविक की है. इसमें बताया गया था कि कैसे अर्थ की जो ऑर्बिटल वेरिएशंस है वो इन्फ्लुएंस करती हैं क्लाइमेट को. कैसे जो अर्थ की शेप्स चेंज होती हैं, अर्थ के टिल्ट चेंज होता है एक्सिस का या उसकी वॉबल ऑफ एक्सिस होती है, उसकी वजह से कैसे अलग अलग ग्लेशिएशन इवेंट्स आते हैं और कैसे कैसे रिट्रीट ऑफ आइस एजेस होती है वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं. एग्जांपल है इसका रिड्यूस सोलर रेडिएशन इन हाई लैटिट्यूड्स कैन ट्रिगर ग्लेशिएशंस. जियोलॉजिकल थ्योरी है जिसमें आती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, माउंटेन बिल्डिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज इन्फ्लुएंस क्लाइमेट. मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट चेंजेस ocean currents and wind patterns altering heat distribution. Volcanic eruption release large amount of dust and gases which can block sunlight and cool the earth temporarily. एटमॉस्फेरिक थ्योरीज हैं. कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के ऊपर वो ज्यादा फोकस करती हैं कि कैसे वेरिएशन इन ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर डायरेक्टली अफेक्ट्स Earth's heat balance. Increased greenhouse gases trap more heat, leading to global warming, while reducing levels can cause cooling. वो आप मेंशन कर सकते हैं. एंथ्रोपोजेनिक थ्योरीज कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज इम्पैक्ट करती हैं क्लाइमेट चेंज को. इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, डिफोरेस्टेशन और एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैव इंक्रीज्ड greenhouse gas emissions. Next is what are the different sources of collecting climatic data. Discuss the impact of climate on tourism and agriculture. तो ये वाला पार्ट तो हम पहले कर चुके हैं. टूरिज्म पे इम्पैक्ट हम जान चुके हैं. इसको ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं एक बारी. क्लाइमेटिक डेटा जो है वो कलेक्ट होता है वेदर स्टेशन, सैटेलाइट और ओशन बॉयज एंड रीएनालाइज डेटा सेट्स. Climate strongly impacts tourism by shaping destinations, attractiveness, and safety, and it influences agriculture by determining crop yield, water availability, and food security. Sources क्या क्या हैं उसको आप मेंशन करेंगे. सबसे पहले है वेदर स्टेशंस. तो कैसे वेदर स्टेशंस की वजह से टेम्परेचर, रेनफॉल और
ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड और प्रेशर पता चलता है। सैटेलाइट्स, ओशन बॉयज, रीएनालाइज डेटाबेस, नेशनल मेट्रोलॉजिकल एजेंसीज जैसे कि IMD, ये आप मैंने मेंशन करना है, पहले हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, पिछले पेपर में भी आया था। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन टूरिज्म भी हम जान चुके हैं कि कैसे डेस्टिनेशन अट्रैक्टिवनेस चेंज होती है, सीजनैलिटी, रिस्क, सस्टेनेबिलिटी, impact of climate on agriculture, crop yields, water availability, extreme events, food security. Next है define insolation. Discuss briefly the factors that affect insolation on Earth's surface. तो insolation सबसे पहले क्या है? Incoming solar radiations को रेफर करता है. Insolation उसके बारे में बताता है. Received by Earth's surface. It is primary source of energy that drives weather, climate, and life processes. Insolation is measured in terms of energy per unit area and varies across regions and seasons due to several controlling factors. फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं इंसुलेशन को? सबसे पहले है एंगल ऑफ सन का रे, कि जैसे डायरेक्टली जहाँ पे सन है वहां पे ज्यादा इंसुलेशन होगी और जहाँ पे थोड़ा वर्टिकल लाइक पड़ रहा है सन की रेज वहां पे इंसुलेशन कम होगी। तो एंगल ऑफ सन रे आप मेंशन कर पाएंगे। और उसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन की सीजनल वेरिएशन हो सकती है, कैसे सर्दियों में कम टाइम के लिए सनलाइट पड़ती है और गर्मियों में ज्यादा टाइम के लिए पड़ती है। तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं कि कैसे ये सब भी इन्फ्लुएंस करता है इंसुलेशन को। ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर, अगर ज्यादा क्लाउड्स, गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स होंगे तो उसकी वजह से इंसुलेशन कम हो जाएगा। और क्लियर स्काइज होंगे तो मैक्सिमम इंसुलेशन होगा, व्हाइल क्लाउडी कंडीशंस रिड्यूस इट सिग्निफिकेंटली। ऑल्टीट्यूड का फैक्टर आपको बताना है कि कैसे हायर ऑल्टीट्यूड में ज्यादा इंसुलेशन होती है बिकॉज द एटमॉस्फेयर इज थिनर एंड एब्जॉर्ब्स लेस रेडिएशंस। Mountainous regions often experience stronger solar radiation compared to lowland at the same latitude. Surface characteristics albedo effect बताना है आपको। तो इसमें डिफरेंट सरफेस रिफ्लेक्ट और अब्सॉर्ब सोलर एनर्जी डिफरेंटली, वो आपने मेंशन करना है। स्नो एंड आइस हैव हाई एल्वेडो, तो जो वाइट कलर होता है ना वो जो सन की रेडिएशन है उसको रिफ्लेक्ट कर लेता है। तो उसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि स्नो और आइस का कलर वाइट है, तो उसकी वजह से हाई एल्विडो है। रिफ्लेक्टिंग मोस्ट रेडिएशन व्हाइल डार्क सॉइल एंड फॉरेस्ट एब्सॉर्ब्स मोर, इंक्रीजिंग लोकल हीटिंग। Earth's rotation and revolution. The daily rotation causes diurnal variation in insolation, while revolution around the sun leads to seasonal changes. The tilt of Earth's axis is crucial in creating seasonal differences in solar energy distribution. तो ये आप इस क्वेश्चन में मेंशन कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये जो एनालिसिस है वो खत्म होता है। मोर सच वीडियोस के लिए आप हमारा जो चैनल है उसको फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। थैंक यू।